फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 5 की, जो कि है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दोस्तों इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो ज़्यादातर लोग बोलते हैं BRS, तो इसको शॉर्ट नेम से बुलाते हैं BRS करके। तो इसका जो BRS है, लोगों को इसका फुल फॉर्म ही नहीं पता होता है। जो फुल फॉर्म है वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दोस्तों बेसिकली इस चैप्टर में क्या होगा ये मैं आपको अगले कुछ मिनट में बताऊंगा। उसके बाद आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये भी बताऊंगा, और उसके बाद आपको इलस्ट्रेशन करके भी बताऊंगा। तो चलिए बिना वेट किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में करना क्या है हमें। सबसे पहले जो यहाँ पर बीच का वर्ड लिखा है रिकंसिलिएशन, इसका क्या मतलब होता है। रिकंसिलिएशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि किसी भी दो चीजों को मिलाना, दो चीजों को एक मत लेके आना, यानी कि आंसर दोनों का एक आए। अब यहाँ पे पहला वर्ड लिखा है बैंक, यानी कि हमको बैंक को मिलाना है। बैंक को मिलाना है, किससे मिलाना है? हमारे बुक से, हमारे बुक से। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जब भी हम लेजर अकाउंट बनाते हैं तब हम कैश अकाउंट बनाते हैं और बैंक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बैंक अकाउंट बनाते हैं तो हमारा बैंक अकाउंट जो है वो हमारे पास रहता है, हम उसको बोलते हैं कैश बुक, है ना। डबल कॉलम कैश बुक में हम बैंक अकाउंट बनाते हैं, वो उसमें सारी एंट्री हम करते हैं। ठीक उसी तरह जो बैंक है, जो बैंक है वो भी हमारा अकाउंट बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि बैंक को भी तो हिसाब किताब रखना पड़ता है ना, कि इसका कितना पैसा मेरे पास है, कितना इसने डिपॉजिट किया, कितना इसने विड्रॉल किया। तो ये होता है बैंक का अकाउंट, जो कि हम बोल सकते हैं पासबुक। पासबुक आप जानते हो, जब भी आप अकाउंट खुलाने जाते हो तो आपको पासबुक मिलती है। तो उस पासबुक में दोस्तों एंट्रीज हुई रहती है कि आपने कितने अमाउंट डिपॉजिट किए, कितने अमाउंट विड्रॉल किए। अब दोस्तों हर मंथ के एंड में आप जो है बैंक स्टेटमेंट या फिर बैंक पासबुक को प्रिंट कराते हो और ये चेक करते हो कि क्या आपका जो कैश अकाउंट का बैलेंस है वो, यानी कि आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस है वो, और जो पासबुक का बैलेंस है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी कभी ये अकाउंट जो है वो मैच नहीं होता है, तो उस अकाउंट को मैच करने के लिए हम जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ये स्टेटमेंट ये बताता है कि ये दो अकाउंट में जो डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह क्या है और क्यों वो डिफरेंस आ रहा है। तो इसीलिए हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपको ये बात समझ आ गई हो। इसके बाद दोस्तों एक बात आपको और मैं बता दूं कि यहाँ पर देखिए कितने टाइप के बैलेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हो सकता है आपका कैश बुक का बैलेंस, यानी कि आपने जो खुद बैंक अकाउंट बनाया है अपने फर्म में उसका बैलेंस। उसका बैलेंस क्या होगा? अगर बैंक अकाउंट में पैसा आपका डिपॉजिट है तो उसका जो बैलेंस है वो होगा डेबिट बैलेंस, क्योंकि बैंक हमारे लिए एसेट है और एसेट का बैलेंस जो है ज्यादातर ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट रहता है। अगर दोस्तों इसी बैंक अकाउंट का बैलेंस अगर हमारे बुक में क्रेडिट आता है, इसी बैंक अकाउंट का बैलेंस अगर हमारे बुक में क्रेडिट आता है तो वो हो जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पर हमारे बुक में बैंक के दो बैलेंसेस हो सकते हैं, एक हो सकता है डेबिट, एक हो सकता है क्रेडिट। जब ओवरड्राफ्ट होगा तब होगा क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी तरह जो बैंक रहती है, जो बैंक हमारा अकाउंट बनाती है, वो भी हमारा दो बैलेंस रखती है। वो रखती है हमारा क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस यानी कि अगर हमारा पैसा जमा है तो वो क्रेडिट पे रखेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको डेबिट क्रेडिट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैं आपको एक सोचने का तरीका बताता हूँ। देखो दोस्तों, आपको हमेशा अपने फर्म के नजरिए से सोचना है। अगर आप अपने फर्म के नजरिए से सोचोगे तो समझ लो अगर मेरी फर्म है, ठीक है, दीपक की फर्म है, तो मैं अपने फर्म में क्या करूंगा? अगर कैश अकाउंट बनाऊंगा या फिर बैंक अकाउंट बनाऊंगा तो अगर मेरा पैसा डिपॉजिट होगा तो मेरा डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि वो मेरे लिए एसेट है बैंक अकाउंट। ठीक है दोस्तों, और अगर ओवरड्राफ्ट हो गया तो मैं उसको क्रेडिट बैलेंस बताऊंगा, क्योंकि वो हमारे लिए लायबिलिटी है, हमें उसको पे ऑफ करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह दोस्तों अब आप ऐसा सोचिए कि अगर आप एक बैंक हो, आप एक बैंक हो, ठीक है, आपका बिजनेस ही बैंकिंग बिजनेस है, आपका बिजनेस बैंकिंग बिजनेस है। अब आप जो है दूसरे लोगों से पैसा ले रहे हो, तो जब आप दूसरे लोगों से पैसा लेते हो तो वो आपके लिए लायबिलिटी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपका पैसा नहीं है,
लोगों ने आपके पास डिपॉजिट किया और कभी भी वो आपसे वापस ले सकते हैं, क्योंकि आप बैंक हो, है ना। अगर आप बैंक हो तो आपके पास कभी भी पैसा आ सकता है, कभी भी पैसा ले जा सकता है, ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप किसी से पैसा ले रहे हो तो वो आपके लिए एसेट नहीं हुई, वो आपके लिए लायबिलिटी हुई, है ना। तो दोस्तों अगर मैं बैंक हूं, मैंने किसी से पैसा लिया, तो मैं उसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट रखूंगा। क्रेडिट, है ना। क्रेडिट क्यों रखूंगा? क्योंकि मैं एंट्री पास क्या करूंगा कि भाई साहब अगर उसने बैंक में पैसा जमा किया तो मेरे पास तो कैश आ गया, मैं बैंक हूं, मेरे को उसने कैश दिया, तो मैं एंट्री मारूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, तो मैंने कस्टमर को क्रेडिट किया, है ना। तो जब भी बैंक में आप कस्टमर का बैलेंस देखते हो तो हमेशा क्रेडिट रहता है। जो पॉजिटिव बैलेंस रहता है वो हमेशा बैंक में क्रेडिट रहता है, क्योंकि बैंक के लिए आपका पैसा एक लायबिलिटी है। और उसी का उल्टा कर दीजिए, अगर आप बैंक ने आपको लोन दिया है, अगर बैंक ने आपको लोन दिया है तो आप बैंक के लिए क्या होगा? बैंक के लिए वो एसेट हो गया। क्यों? क्योंकि बैंक ने आपको लोन दिया है। अब आपकी जवाबदारी है कि आप बैंक को पैसा दोगे, यानी कि बैंक को पैसा मिलने वाला है। जब भी बैंक को पैसा मिलने वाला है तो ये हो गया बैंक के लिए एक एसेट। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको समझ आ गया होगा कि क्यों जो है उल्टा होता है हमारे बुक में और बैंक के बुक में। अब मैं आपको एक सिंपल टर्म में बताता हूं। दोस्तों सिंपल टर्म में बात यह है कि आपके अकाउंट में आप जो अकाउंट बनाते हो, जो भी आप बुक्स मेंटेन करते हो, है ना, उसमें डेबिट बैलेंस होगा अगर आपके बैंक अकाउंट में, तो बैंक के पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होगा। समझ आया? अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक में आपके अकाउंट का जो बैलेंस है वो होगा डेबिट बैलेंस। ठीक है, यानी कि उल्टा होगा। जो भी आपके अकाउंट में होगा बैंक के पासबुक में उसका उल्टा दिखेगा। ठीक है, अगर आपके अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिख रहा है तो बैंक के पासबुक में क्रेडिट बैलेंस दिखेगा। ठीक है, ये बात आई होप आपको समझ आ गई हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिकंसिलिएशन करने में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो एक बार प्लीज वापस जाइए और वापस से इसको पढ़िए, वापस से मैंने जो बोला उसको सुनिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, नीड फॉर रिकंसिलिएशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों रिकंसाइल करना पड़ता है। देखो इसका प्रोफॉर्मा ऐसा रहता है कि आप पर्टिकुलर्स लिखिए और अमाउंट लिखिए, कहानी खत्म। बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि जो आपने बुक बनाया है उसके हिसाब से बैलेंस। फिर ऐड करिए कोई चीज अगर ऐड होनी है, कोई भी एडजस्टमेंट है, लेस करिए अगर कोई भी एडजस्टमेंट है, और फिर बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का बैलेंस यानी कि बैंक में जो आपका बैलेंस दिख रहा है वो। अब दोस्तों यहाँ पर एक और प्रोफॉर्मा है जहां पर आप प्लस माइनस दोनों कर सकते हो। देखिए दोनों के लिए अलग अलग आप जो है वो बना सकते हो कॉलम, तो कोई भी प्रोफॉर्मा आप ले सकते हो। ज्यादातर लोग ये वाला प्रेफर करते हैं, लेकिन आप कोई भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों का सेम आएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने पासबुक कभी नहीं देखी होगी तो ये जो है एक पासबुक का प्रोफॉर्मा दिया हुआ है कि पासबुक कैसी दिखती है। देखिए ये जो पासबुक है ना, इसमें अकाउंट नंबर लिखा है, नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है, कब से कब तक का डेट है वो लिखा है, किस डेट को निकला है वो भी लिखा है यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बैलेंस, यहाँ पर ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस जो है वो पॉजिटिव है ना। तो अगर ये पॉजिटिव बैलेंस है तो पासबुक में क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। हमारे बुक में क्या होगा? डेबिट बैलेंस, क्योंकि उल्टा होता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये सारी एंट्रीज दी हुई है ना, तो अपने को कुछ नहीं करना है। अब मैं बस आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा था। आपको एग्जाम में पासबुक का कॉपी नहीं दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, है ना। आइए अब देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि आपके जो आपने अकाउंट बनाया वो और जो बैंक का पासबुक है वो डिफरेंट होता है। क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। कभी कभी टाइमिंग का डिफरेंस होता है। टाइमिंग का डिफरेंस कैसे होता है दोस्तों? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक बात बता दूं। अगर आप किसी से चेक लेते हो, मान के चलो मेरा अकाउंट HDFC में है, मेरे को किसी पार्टी ने ICICI बैंक का चेक दे दिया, बोला कि ये लीजिए सर आपका पैसा, उसमें मेरा नाम लिख दिया दीपक पटेल और अमाउंट लिख दिया 1 लाख रुपए। अब मेरे पास तो ICICI बैंक का अकाउंट है नहीं, तो मैं HDFC में डिपॉजिट कराने जाऊंगा। तो मैं HDFC में डिपॉजिट कराने जाऊंगा तो HDFC वाला मेरा फॉर्म लेगा, मेरा चेक लेगा,
और उसके बाद उस चेक को वेरीफाई कराने भेजेगा आईसीआईसीआई बैंक के पास। तो जब ये पूरी प्रोसेस होती है, जब चेक वेरीफाई होता है, चेक की साइन मैच होती है दूसरे बैंक में, उसके बाद ही पैसा ट्रांसफर होता है। तो ये दोनों प्रोसेस के बीच में 7 दिन का गैप हो सकता है, ये बहुत मामूली बात है ना दोस्तों। तो यहाँ पर ये होता है टाइमिंग डिफरेंस कि आपने किसी से चेक लिया, बैंक को दे दिया, तो आप क्या करते हो, तुरंत एंट्री पास कर देते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। लेकिन दोस्तों वो पैसा आपके बैंक में क्रेडिट तो हुआ नहीं है, वो तो पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद ही क्रेडिट होगा। अब दोस्तों मान के चलो आप हर मंथ को अकाउंट बनाते हो, आपने 28 तारीख को चेक ले लिया सामने से और बैंक में डिपॉजिट करा दिया और एंट्री पास कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अब दोस्तों लेकिन चेक जो है वो क्लियर नहीं हुआ, क्लियर यानी कि वेरिफिकेशन अगले बैंक से नहीं हुआ, वो हुआ 5 तारीख को। अब आप जब 1 तारीख को अकाउंट बनाओगे तब आपके बैंक का बैलेंस और आपके पासबुक का बैलेंस दोनों अलग अलग दिखेगा, क्योंकि बैंक ने तो वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है, लेकिन आपने वो पैसे की एंट्री मार ली, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तो ये जो डिफरेंस है इसको हमें टैली करना रहता है। तो ये डिफरेंस जो है ये टाइमिंग के कारण आ सकता है। और दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी को चेक दिया, आपने किसी को चेक दिया और आपने अपने बुक में एंट्री पास कर दी कस्टमर, या आपने किसी को भी चेक दिया तो आपके लिए वो सप्लायर हो जाएगा, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन दोस्तों सप्लायर के बैंक में वो पैसा गया नहीं, अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ आपका, तो फिर आपके अकाउंट से तो माइनस कर दिया लेकिन आपके पासबुक से वो माइनस नहीं हुआ होगा, है ना। तो ये जो सारे डिफरेंसेस रहते हैं ना, ये आपको टाइमिंग डिफरेंस में आते हैं, ठीक है। इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कस्टमर डायरेक्ट बैंक में आरटीजीएस कर देता है, चेक नहीं देता और हमें बताता भी नहीं है कि मैंने पैसा डाल दिया है। तो जब भी ऐसा होता है तब आपको तो नहीं पता चलेगा, आप तो बुक्स में एंट्री नहीं कर पाओगे ना, लेकिन आपके पासबुक में एंट्री हो जाएगी। तो ये भी हो सकता है दोनों के डिफरेंस का कारण। इसके बाद कभी कुछ ऐसा होता है कि किसी कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर दिया और आपको नहीं बताया, तो वो भी डिफरेंस हो सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, आपको किसी कंपनी का डिविडेंड या फिर आपको किसी डिवेंचर का इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट डलवा देती है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डिविडेंड डलवा देती है, वो आपको नहीं बताती है। तो आप उसकी एंट्री पास कैसे करोगे, आपको जब पासबुक की कॉपी मिलेगी तभी आपको पता चलेगा कि हाँ भाई साहब यहाँ पर इंटरेस्ट मिला है और डिविडेंड मिला है, तभी आप उसकी एंट्री कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। ये होता है। इसके बाद क्या होता है, कभी आपने देखा होगा कि ऑटो डेबिट यानी कि ऑटोमेटिकली कुछ चीजें पे होती है, जैसे कि अगर आपकी ईएमआई है तो ऑटोमेटिकली पे होती है। तो वहां पर भी दोस्तों जो है आपका अकाउंट का स्टेटमेंट और बैंक के पासबुक का स्टेटमेंट दोनों डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर आपने कोई चेक डिपॉजिट किया, आपने एंट्री मार दी, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया, सामने वाले के अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में भी दोस्तों जो है आपका VRS जो है वो बनाना पड़ेगा, यानी कि आपके कैश बुक और आपका पासबुक दोनों की एंट्री टैली नहीं होगी। इसके बाद कभी कभी कुछ गलती की वजह से भी हो जाती है, अगर आपने कोई गलती कर दी तो आपका बैलेंस टैली नहीं होगा, अगर बैंक ने कोई गलती कर दी तो भी आपका बैलेंस टैली नहीं होगा। अब यहाँ पर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 दिया है और आपको ये बताना है कि जो ट्रांजैक्शन है ये टाइम गैप के कारण हो रहे हैं या एरर्स के कारण हो रहे हैं। तो ये आप बता सकते हो, चेक इशूड टू कस्टमर बट नॉट प्रेजेंटेड, टाइम गैप, चेक अमाउंटिंग टू 5000 इशू, हमने रिकॉर्ड किया 500 रुपए, तो ये एरर हो गया। इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये टाइम गैप हो गया। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, ये भी टाइम गैप हो गया। बैंक चार्जेस डेबिटेड टू फर्म्स करंट अकाउंट बाय द बैंक, तो ये भी आपका टाइम गैप में आ गया, ठीक है। फिर अब यहां पर 2 टाइप का रहता है, एक रहता है प्रिपरेशन ऑफ BRS विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस, जहां पर कैश बुक बैलेंस को एडजस्ट नहीं किया जाता, और एक रहता है कि जहां पर कैश बुक बैलेंस को एडजस्ट किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। अब दोस्तों यहां पर आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, जहां पर आपको सारी चीजें समझ आएंगी, है ना। अब देखिए, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर विनोद
प्रिपेयर BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017। अब ये 31 मार्च 2017 को BRS बना रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये हो सकता है कि इसका बैलेंस 31 मार्च 2017 को पासबुक का और कैशबुक का दोनों अलग अलग होगा, इसीलिए ये BRS बना रहा है। आइए देखते हैं बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक। जो कैशबुक है, कैशबुक यानी कि उसके अकाउंट में 50,000 रुपीज दिख रहा है। तो हम एंट्री कैसे करेंगे, पहले पर्टिकुलर्स लिखेंगे, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव साइन का अलग अलग कॉलम बना लेंगे। अगर आप चाहे तो एक कॉलम में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखेंगे बैलेंस एज पर कैशबुक 50,000। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,000। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि मैंने चेक लिखा और चेक को इशू कर दिया, किसी और को चेक दे दिया है। मैंने किसी और को चेक दे दिया है। तो मैंने जब किसी को चेक दिया तब मैंने क्या किया होगा, अपने बैंक अकाउंट को माइनस कर दिया होगा ना, क्योंकि मैंने ये सोचा होगा कि मेरे बैंक अकाउंट से पैसे कम हो गए। तो मैंने जो है किसी को चेक दिया और मैंने अपने बैंक अकाउंट से माइनस कर दिया। ठीक है, लेकिन सामने वाले ने अभी तक चेक डिपॉजिट नहीं किया है। सामने वाले ने अभी तक चेक डिपॉजिट नहीं किया है। तो दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे पास कैशबुक का बैलेंस है 50,000। अब हमने जो है चेक को माइनस कर दिया, लेकिन पासबुक में माइनस नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वापिस उसको प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें कैसे भी करके जो है बैंक के पासबुक तक पहुंचना है। तो हम इसको वापस प्लस कर देंगे। हमने माइनस किया था, अब हम उसको रिवर्स कर देंगे, वापस प्लस कर देंगे। तो देखिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 6,000 को हमने प्लस कर दिया। फिर से बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ 8,000 एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट बट वाज नॉट एंटर्ड इन कैशबुक। अब दोस्तों बैंक में, हमारे बैंक अकाउंट में किसी ने 8,000 रुपए का डिविडेंड दिया किसी कंपनी में। अब हमें तो नहीं पता था कि डिविडेंड आया है, तो हमने अपने बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं मारी। लेकिन दोस्तों हमारे पासबुक में हमारे बैलेंस प्लस हो गया ना, हमारा बैलेंस प्लस पासबुक में। तो हमें कैशबुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है, तो हमें कैशबुक में भी प्लस करना पड़ेगा 8,000, तभी तो हमारा बैलेंस मैच होगा, है ना। तो अभी हम फिर से डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 8,000 रुपीज को प्लस कर देंगे। इसके बाद बैंक चार्जेस ऑफ 400 वेयर नॉट एंटर्ड इन कैशबुक। अब जब भी दोस्तों बैंक चार्ज काटती है तो हमें तो पता नहीं चलता, हमें तो पासबुक से ही पता चलता है। अब हम पासबुक देख रहे हैं और हमारे पासबुक में 400 रुपए माइनस हो रखे हैं बैंक चार्जेस के, लेकिन हमने अपने अकाउंट में माइनस नहीं किए। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमें पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है। तो ये देखिए बैंक चार्जेस जो है वो 400 रुपीज माइनस में आ गया। अब इसके बाद ए चेक फॉर 6,000 वाज डिपॉजिटेड। मेरे को किसी पार्टी ने चेक दिया और मैंने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, और मैंने क्या किया, अपने कैश बुक में प्लस कर दिया अपने बैलेंस को। मैंने सोचा अपने बैलेंस को प्लस कर देता हूं क्योंकि मेरे पास पैसा आ गया है, लेकिन वो चेक अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है। मैंने तो प्लस कर दिया लेकिन वो कलेक्ट नहीं हुआ है, यानी कि मेरे पासबुक में उसकी तो कोई एंट्री नहीं हुई। तो मेरे को अगर पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है तो इस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि मैंने पहले प्लस किया था, अब मैं माइनस करूंगा। तो ये देखिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक माइनस। तो अब यहाँ पर देखिए इसको प्लस करोगे और इसको माइनस करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली बैलेंस एज पर पासबुक 57,600 रुपीज आ गया। तो अब आपका जो पासबुक का बैलेंस है और कैशबुक का बैलेंस है वो मैच हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो इलस्ट्रेशन नंबर 1 से। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2, अनिल एंड कंपनी BRS बनाना है, कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ है, हमने जो अकाउंट बनाया उसमें 54,000 रुपीज बैलेंस दिख रहा है। अब 100 रुपए इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड टू अनिल अकाउंट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। हमारे पासबुक में 100 रुपए का चार्ज डेबिट हुआ है, पासबुक में डेबिट हुआ है, यानी कि पासबुक में चार्जेस हमारे माइनस हुए हैं, है ना। पासबुक में माइनस हुए हैं 100 रुपए, लेकिन हमने कैशबुक में माइनस नहीं किए।
तो अब हम क्या करेंगे, कैशबुक में माइनस करेंगे क्योंकि हमें पासबुक तक पहुंचना है। तो ये देखिए हमने 100 रुपए को माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद चेक फॉर 5400 डिपॉजिटेड इन द बैंक, चेक मैंने डिपॉजिट किया लेकिन अभी तक बैंक में पैसा आया नहीं है, तो हमारे पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई, लेकिन मैंने अपने कैश बुक में उसको प्लस कर दिया। तो अभी मैं उस एंट्री को रिवर्स करूंगा और माइनस कर दूंगा 5400 रुपीज। इसके बाद 20,000 का चेक मैंने दिया था किसी को, तो मैंने क्या किया, अपने अकाउंट से माइनस कर दिया, लेकिन सामने वाले ने चेक डिपॉजिट नहीं किया तो मेरे पासबुक से तो वो चीज माइनस हुई नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, उस चीज को प्लस कर दूंगा। तो ये देखिए मैंने वापिस से यहाँ पर 20,000 रुपीज को प्लस कर दिया। तो फिर मैंने 54,000 प्लस 20 माइनस 5400 माइनस 100, तो 68,500 मेरा आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। आई होप आपको ये दोनों इलस्ट्रेशन समझ आए हो। इसके बाद अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है ये कुछ अलग है। कैसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बैंक के पासबुक का बैलेंस दिया गया है। अब आपको ये सोचना है कि मेरे पास पासबुक है बैंक की और इसका बैलेंस 45,000 रुपीज है, और मेरे को पहुंचना कहां तक है, मेरे कैश बुक तक जो मैंने बनाई है, जो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट है वहां तक पहुंचना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमारे पास जो बैलेंस था हम वहां से पासबुक तक पहुंचे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास पासबुक का बैलेंस है और हमें कैश बुक तक पहुंचना है। अब देखते हैं, आइए हम सबसे पहले लिखेंगे पासबुक का बैलेंस 45,000 रुपीज है, तो हमने लिख दिया 45,000 रुपीज का बैलेंस, कोई भी दिक्कत नहीं हुई इसमें हमारे को। अब चेक इशू बिफोर May 31, 2017 amounting to 25,940 had not been presented for encashment। अब हुआ क्या, मैंने जो है चेक दिया था, मैंने चेक इशू किया, तो मैंने चेक इशू कर दिया 25,940 रुपीज का, लेकिन सामने वाली पार्टी ने अभी तक उसको जो है डिपॉजिट नहीं किया है। तो अब आप ये सोचिए कि अगर मैंने चेक इशू कर दिया है तो मैंने बैंक में, मैंने अपने अकाउंट में क्या एंट्री मारी होगी, मैंने अपने अकाउंट में बैंक अकाउंट को माइनस कर दिया होगा, कर दिया होगा। अब दोस्तों मेरे पास पासबुक है, मेरे को पासबुक से पहुंचना है कैशबुक तक, तो मैं क्या करूंगा, पासबुक में भी माइनस कर दूंगा, तभी तो मैं कैशबुक तक पहुंच पाऊंगा, क्योंकि कैशबुक में तो ऑलरेडी मैंने माइनस कर दिया है लेकिन पासबुक में नहीं किया है, तो मैं पासबुक में माइनस करूंगा। तो आइए देखते हैं, हमें यहाँ पर 25,940 को हमने यहाँ पे माइनस किया है। अब दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको सोचना कैसे है। दूसरा, दो चेक थे 3900 और 2350 के, बैंक में डिपॉजिट किए थे लेकिन जून 2017 को क्रेडिट हुए। इसका मतलब क्या, मैंने जब बैंक में डिपॉजिट किए तो मैंने अपने अकाउंट में दोनों को प्लस कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा मेरा अकाउंट बैलेंस बढ़ जाएगा, तो मैंने प्लस कर दिया दोनों को, है ना। लेकिन दोस्तों पासबुक में प्लस हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पासबुक में भी प्लस करेंगे क्योंकि हमें कैश बुक तक पहुंचना है। तो हमने जो है ये दोनों चेक के टोटल को प्लस कर दिया 6250। इसके बाद यहां पर लिखा है देयर वाज ऑल्सो अ डेबिट इन पासबुक ऑफ 2500। पासबुक में डेबिट होना यानी कि हमारे अकाउंट से पैसा कम हो गया, पासबुक में डेबिट होना यानी कि हमारे अकाउंट से पैसा कम हो गया। इन रेस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर्ड, एक चेक हमने डिपॉजिट किया था वो डिसऑनर हो गया है ना। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये तो हमको पता ही है। हमने एक चेक डिपॉजिट किया था, जब हमने डिपॉजिट किया चेक को तब हमने अपने अकाउंट में उसको प्लस कर दिया ना। अब क्या हुआ, बैंक ने क्या किया, उसको माइनस कर दिया। क्यों, क्योंकि वो चेक डिसऑनर हो गया था। हमने अपने अकाउंट में प्लस कर दिया लेकिन बैंक ने माइनस किया क्योंकि वो चेक डिसऑनर हो गया था, यानी कि बैंक ने 2500 की एंट्री पास ही नहीं की
क्योंकि वो पैसा हमारे अकाउंट में कभी आया ही नहीं। तो अब दोस्तों हमको वो पैसे को प्लस करना होगा पासबुक में, क्योंकि हमें कैश बुक तक पहुंचना है और हमने कैश बुक में ऑलरेडी उसको प्लस कर लिया है। तो अब हम इसको वापस से प्लस करेंगे 2500 रुपीज और हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, आई होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 समझ आया होगा। अब दोस्तों यहां पर आता है डीलिंग विथ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट यानी कि आपने बैंक से लोन लिया है, ये समझ लीजिए। तो आपके अकाउंट में आपने जो बुक्स बनाए हैं उसमें बैंक का बैलेंस क्रेडिट दिखेगा, क्योंकि आपके लिए लायबिलिटी है। लेकिन बैंक के पासबुक में आपका बैलेंस डेबिट दिखेगा, क्योंकि बैंक के लिए आप एसेट हो, बैंक को आपसे पैसा लेना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में मैं खाली इतना ही रखता हूं यहाँ पर, और ओवरड्राफ्ट के ऊपर जो वीडियो है वो मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ओवरड्राफ्ट वाले बीआरएस को कैसे टैली किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस नॉलेज का बेनिफिट ले पाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।